नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 67वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम मुंडा विद्रोह के बारे में अध्ययन करेंगे। मुंडा विद्रोह का नाम मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा जो कि इसके नेतृत्व करता थे, इसके कारण पड़ा और यह विद्रोह 1899 ईस्वी में निकल कर आया। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। मुंडा विद्रोह से संबंधित एक एक शब्द के लिए जो कि इसकी व्याख्या करता है उसके लिए हम आसानी से समझेंगे और इसको समझने के बाद प्रश्न में जिस भी प्रकार से आपसे पूछ लिए जाते हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने में आपको आसानी होगी। आइए समझते हैं इसको। मुंडा विद्रोह उलगुलान के नाम से इतिहास में जाना जाता है। उलगुलान का अर्थ होता है महान विद्रोह और महान विद्रोह के नाम से यह विद्रोह जाना जाता है। यह विद्रोह इस काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था जो बिहार के दक्षिणी भाग यानी जो झारखंड क्षेत्र है में अवस्थित मुंडा जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया, अतः इसे मुंडा विद्रोह कहा गया। यहाँ हम देख सकते हैं कि यह सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। आदिवासी विद्रोह से हम समझ सकते हैं कि आदिवासी लोग जो कि जंगलों में निवास करते हैं और वहीं पर अपने जीवन से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। चूँकि जो भी वनों में रहते थे, हम पहले ही समझ चुके हैं कि यह वनों पर अपना अधिपत्य हुआ करता था और यह अपने अधिकार पूर्वक स्वाभिमान से यहाँ पर रहा करते थे। जब यहाँ पर जमींदारों, साहूकारों एवं अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण यहाँ बदलाव होते हैं तो इन बदलावों का सामना इनको करना पड़ता है। साथ ही इन पर जो शोषण हो रहे थे उनका भी सामना करते हुए जब यह बात आगे बढ़ जाती है और शोषित होकर यह इतने परेशान हो जाते हैं कि अपनी व्यवस्थाओं के लिए परेशान होने लगते हैं और इन्हीं परेशानियों के चलते यह विद्रोह कर देते हैं। और यह विद्रोह यहाँ तक हम समझ सकते हैं कि जहाँ से जो चीज़ें प्रश्न में पूछ ली जाती हैं वो आप याद रखिए। जो कि इसका क्षेत्र था वह दक्षिणी भाग, बिहार का जो दक्षिणी भाग है जो जिसमें कि आज का झारखंड राज्य बसा हुआ है, वह क्षेत्र जहाँ पर मुंडा जनजाति निवास कर रही थी, इस जनजाति के द्वारा विद्रोह किया गया। और नेतृत्वकर्ता हम देखें तो यहाँ के जो नेतृत्वकर्ता थे वह थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को आप याद रखिए। आगे देखते हैं। यह विद्रोह गैर सामुदायिक समाजवादी जमींदारी भूमि व्यवस्था के परिवर्तन के लिए किया गया था। यहाँ हमने देखा कि यह जो विद्रोह था गैर सामुदायिक का अर्थ होता है बिना किसी समुदाय के लिए। यानी अगर आप किसी समुदाय विशेष को लेकर कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई जैसे मान लो बहावी आंदोलन चलाया गया तो वो मुसलमानों के हित को ध्यान में रखते हुए चलाया गया। और भी कई हिंदूवादी आंदोलन भी चलाए गए, वो हिंदुओं की नीति के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए चलाए गए। परंतु यह जो विद्रोह था मुंडा विद्रोह, यह एक समाजवादी व्यवस्था में आप समझ सकते हैं कि एक समाज को आगे लेकर चलना। इस समाज में सभी प्रकार के व्यक्ति, सभी प्रकार की जातियाँ शामिल होती हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि यह जो आदिवासियों का जो विद्रोह था, और आदिवासियों में भी विभिन्न प्रकार की जातियाँ होती हैं और उन्हीं को साथ में लेकर यह विद्रोह प्रारंभ किया गया, अर्थात इसे समाजवादी विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। जमींदारी भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध किया गया था। जमींदारी भूमि व्यवस्था में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जमींदारों के लिए भूमि लीज पर दी जाती थी और जमींदारों के द्वारा भारी मात्रा में इनसे कर वसूला जाता था। कर वसूली के कारण इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। अब आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण कोई भी व्यक्ति जिस पर लगातार यह चीज़ें इम्पोज की जा रही हैं, बहुत सारे कर इम्पोज किए जा रहे थे और इनका शोषण किया जा रहा था, इसी शोषण के चलते इनके द्वारा विद्रोह किए गए। किंतु कालांतर में बिरसा मुंडा ने राजनैतिक धार्मिक आंदोलन के रूप में इसे चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। पहले जो समाजवादी रूप से यह आंदोलन शुरू किया गया था उसमें इन्होंने राजनीतिक धार्मिक आंदोलन के रूप में इसे चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। हम देख सकते हैं कि एक राजनीतिक रूप से यहाँ दो तबके, एक तबका जो शोषित वर्ग था और दूसरा तबका जो कि उच्च वर्ग था, जहाँ पर जमींदार, ठेकेदार और जो कि अंग्रेज अधिकारी आया करते थे, उन अधिकारियों के विरुद्ध इनके जो विद्रोह थे वह निकल कर आए। अतः यह एक राजनीतिक
वह धार्मिक रूप से हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यह जो आदिवासी थे वह एक धार्मिक भावना से जुड़े हुए थे। अतः धार्मिक और राजनीतिक जामा पहनाकर इस आंदोलन को चरमोत्कर्ष तक यानी इसको ऊंचाई तक पहुंचाया गया। इस समय साहूकारों एवं जंगल के ठेकेदार आदि मुंडा आदिवासियों के कष्टों को बढ़ाया। हम देख सकते हैं कि यह जो विद्रोह हुआ यह किस प्रकार निकल कर आया। यहाँ देखा हमने कि जो ठेकेदार हुआ करते थे वह साहूकार हुआ करते थे, जिनको लीज पर जमीन अंग्रेजी प्रशासन द्वारा दी जाती थी। जब यह यहाँ पर कार्य करते हैं तो मुंडा आदिवासियों को के कष्टों को और अधिक बढ़ा देते हैं। एक तो इनके साथ यह समस्या थी कि इन पर बहुत सारा कर इम्पोज किया जा रहा था, साथ ही इनके साथ शोषण किए जा रहे थे। अतः इन्हीं शोषणों के चलते इन पर कष्टों का एक पहाड़ टूट पड़ता है, या इस प्रकार कह सकते हैं कि इनकी जीवन काफ़ी बदतर स्थिति में आ जाता है। और आगे देखते हैं, मुंडा आदिवासियों ने ऐसे आदर्श एवं न्यायपूर्ण समाज की परिकल्पना की जो ब्रिटिश लोगों और भारतीय शासक लोगों से मुक्त था। इस विद्रोह में मुंड स्त्रियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, इस बात को आप समझिए कि इनका जो परम उद्देश्य था अपने विद्रोह को लेकर, इनका उद्देश्य था कि यह आदर्श एवं न्यायपूर्ण समाज की कल्पना कर रहे थे। यह सोच रहे थे कि हम किस प्रकार अंग्रेजों को यहाँ से अलग कर दें, ताकि जो पूर्व में इनकी जिस प्रकार स्थिति चली आ रही थी उसी स्थिति में यह वापस आ सकें। हम देखते हैं कि जब हम किसी अच्छी स्थिति में होते हैं और इसके बाद हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ़ें आती हैं या किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट होने लगते हैं, तो हम सामान्यतः यही प्रयास करते हैं कि जो हमारी पहले स्थिति थी जिसमें हम सामान्य रूप से जिया करते थे, हमें वैसी ही स्थिति मिल जाए। और हम देख सकते हैं कि यह आदर्शपूर्ण समाज की परिकल्पना कर रहे थे, और इसी परिकल्पना के चलते ब्रिटिश लोगों एवं भारतीय शासकों से मुक्त होने की नीति अपना रहे थे। यदि इनसे मुक्त हो जाएंगे तो हम अपना समाज अलग रूप से व्यवस्थित कर और व्यवस्थित तरीके से इसको चला पाएंगे। और इस विद्रोह में हम देखते हैं कि जो मुंडा एवं मुंडा के साथ जो कि इनका मुंडा समुदाय हुआ करता था, और इसके साथ जो इन स्त्रियों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। और हम आगे देख सकते हैं कि 1899 ईस्वी का समय होता है और क्रिसमस का दिन होता है। इस दिन बिरसा मुंडा एवं उनके अनुयायियों ने अपने पारंपरिक तीर कमान से बंद होकर अपने शासकों पर आक्रमण कर दिया। जो भी इनके शासक हुआ करते थे, जिसके ऊपर इनको शोषण की नीति का गुस्सा था, वह गुस्सा फूट के निकला। समय था 1899 ईस्वी का, क्रिसमस का दिन था। इस समय पर इन्होंने अपने तीर कमान से लैस होकर इन पर आक्रमण कर दिए। और आगे देखते हैं आक्रमणों के बारे में। साहूकार जमींदारों के साथ इन्होंने पुलिस थानों एवं ईसाई मिशनरियों पर हमला किया। हम देख सकते हैं कि इन्होंने जो भी अपनी शिकायतें की थी उन शिकायतों का निराकरण नहीं किया जाता, कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं होती। अतः जो भी व्यक्ति इनके शोषण में भागीदार होता है उस पर इनके जो डिस्प्यूट हैं वह निकल कर आते हैं। यहाँ पर यह साहूकारों, जमींदारों तथा पर आक्रमण करते हैं, साथ ही पुलिस थानों को भी टारगेट करते हैं, ईसाई मिशनरियों पर भी हमला करते हैं, और इन्होंने कई पुलिस वालों की हत्या भी कर दी थी। परंतु सेना ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया, क्योंकि हम देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी सेना जो कि ब्रिटिश सेना हुआ करती थी, यदि किसी भी प्रकार के विद्रोह इनके खिलाफ होते थे तो यह इनको दबाने के लिए भरपूर प्रयास करते थे। ब्रिटेन की जो सेना थी वह हम देख सकते हैं कि 19वीं सदी में लगभग 26 देशों पर राज कर रही थी, और इसके लिए एक बहुत ही कठोर नीति की आवश्यकता थी इनसे लड़ने के लिए। चूँकि यहाँ पर जो व्यक्ति थे ना तो कहीं बाहर गए हुए थे, ना किसी भी चीज़ से यह प्रशिक्षित थे। अतः आदिवासियों द्वारा जो भी अपने अनुसार जो भी कार्य हो सका उन्होंने अपनी नीति पूर्वक यह कार्य किया, लेकिन इसकी भी कुछ अच्छे परिणाम निकल कर आए और असफल होने के लिए कुछ बुरे परिणाम भी निकल कर आए। एक और तो इनके द्वारा जो विद्रोह किए गए, इनमें पुलिस वालों की हत्या की गई, और यहाँ पर ये समझ चुके थे कि इस प्रकार के जो विद्रोह हैं, और जब एक बार विद्रोह हो जाता है तो लोगों में एक मनोबल की भावना उत्पन्न होती है। इस मनोबल के चलते वह कभी भी लड़ सकता है। अतः इस प्रकार की नीति इनके अंदर नहीं थी कि हम इनसे कभी भी नहीं लड़ पाएंगे। अतः हम देख सकते हैं कि बार बार यह विद्रोह आगे भी होने लगे। और हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश सेना द्वारा जो भी यहाँ पर कार्रवाई की जाती है वह निर्णायक कार्रवाई सेल स्नैक पहाड़ी पर लड़े गए निर्णायक युद्ध में
मुंडा पूर्णतः पराजित हो जाते हैं। जब सेल स्नेक पहाड़ी पर सेना उतारी जाती है और सेना के द्वारा इनके विद्रोह को दबाया जाता है तो यह एक निर्णायक युद्ध होता है और सेना द्वारा इनको पूर्णतः पराजित कर दिया जाता है। आप देख ही सकते हैं कि ये एक और यह तीर कमान से अपना पारंपरिक हथियारों से अपना युद्ध लड़ रहे हैं, दूसरी ओर इनके पास हथियार तोपें और विभिन्न प्रकार की सामग्री मौजूद थी और दया के नाम पर कोई बात कहें तो किसी भी प्रकार की दया इनके अंदर नहीं थी। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया तथा कुछ समय पश्चात इसे जेल में ही इसकी मृत्यु हो गई। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो सेल स्नेक पहाड़ी पर जो युद्ध लड़ा गया, इस युद्ध में मुंडा पराजित हुए और बिरसा मुंडा के लिए जो इनके नेतृत्व करता थे उनके लिए गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के पश्चात इन्हें जब जेल में डाला जाता है तो इनकी जेल में ही मृत्यु हो जाती है। अन्य मुंडाओं पर मुकदमे चलाए गए एवं उन्हें लंबी सजाएं दी गईं और इस विद्रोह को पूर्णतः दबा दिया गया। हम इस प्रकार देख सकते हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों द्वारा इनके जो विद्रोह था उसको दबा दिया गया। यह विद्रोह अपने मूल में सफल परिणामों से युक्त था। इसके जो सफल परिणाम हैं वह निकल कर आए, क्योंकि इस विद्रोह के पश्चात 1902 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो छोटा नागपुर का पठार था जो कि इस क्षेत्र में आया करता था, इस क्षेत्र पर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित कर मुंडाओं को राहत प्रदान की गई। इस अधिनियम के द्वारा संयुक्त काश्तकारी अधिकारों के लिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामाजिक धार्मिक आंदोलन भी हुए। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक छोटी सी बात हमें समझनी चाहिए कि एक ओर तो अंग्रेज विद्रोह कर रहे थे और दूसरी ओर इन विद्रोहों को दबाने का भी प्रयास कर रहे थे। विद्रोहों को दबाने का प्रयास इसलिए किया जाता था, वह इन लोगों के प्रति राहत की नीति इसलिए अपनाई जाती थी चूँकि हम देख चुके हैं कि 1857 की क्रांति के पश्चात जो ब्रिटेन की महारानी द्वारा यहाँ पर रूल किया जा रहा था, चूँकि ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्थाएं थी कि यहाँ पर एक उपनिवेशिक कंपनी के रूप में यहाँ पर शासन चलाया जा रहा है एवं इनके जो आला अधिकारी आते थे, आला अधिकारियों के द्वारा 1857 की क्रांति के बाद जो यहाँ पर रूल्स किए गए वह सीधे ब्रिटेन के पार्लियामेंट से एक्ट पारित होकर आते थे। और हम देख सकते हैं कि जो भी 1857 के बाद जो एक्ट आए वह सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनाए जाते थे और ब्रिटिश पार्लियामेंट से यहाँ पर एक एक्ट आता है जिसका नाम होता है नागपुर काश्तकारी अधिनियम। यह एक्ट पारित किया जाता है और इनके हकों के लिए बात की जाती है, इनके अधिकारों के लिए बात की जाती है। और इसके साथ ही यह बात हम ख़त्म करते हैं, चूँकि इस विद्रोह के बारे में काफ़ी जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी होगी और आपके एग्ज़ाम्स के लिए यह सफिशिएंट है, क्योंकि मुंडा विद्रोह के बारे में छोटा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है किसी भी आपको इंटरव्यूज़ में, चर्चाओं में। यदि आपको इस चीज़ के बारे में पूछ लिया जाए तो आपके पास सफिशिएंट जानकारी होनी चाहिए, चूँकि इस लेक्चर में आपको मिल चुकी है। आगे हम देखते हैं कि जो अलग अलग धर्मों से विद्रोह निकल कर आए, जो आंदोलन हुए, उन आंदोलनों के बारे में हम समझते हैं कि इन आंदोलनों के जो कि सकारात्मक परिणाम निकल कर आए उसको हम देखते हैं कि हिंदू सुधारवादी आंदोलन, इनके जो परिणाम निकल कर आए और इनमें हम देख सकते हैं कि किन के द्वारा यह प्रयास किया गया। इसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ज्योतिबा फुले इत्यादि के द्वारा हिंदू सुधारवादी आंदोलन चलाए गए। मुस्लिम आंदोलनों में हम देख सकते हैं कि बहावी, अहमदिया, अलीगढ़ व देवबंधु आंदोलन चलाए गए और मुस्लिम जाति के लोगों के लिए सुधारवादी नीति को अपनाया गया, इसकी कुरीतियों को समाप्त किया गया एवं अच्छी बातों को निकालकर सामने लाया गया। सिख सुधार आंदोलन, चूँकि हम सिख धर्म में भी देख सकते हैं काफ़ी समय से चला हुआ आ रहा था। 10 गुरुओं के द्वारा इस पर अलग अलग बदलाव किए गए थे और मिसलों की स्थापना हो चुकी थी और मिसलों जो की स्थापना हो चुकी थी, जो इनके अधिकार क्षेत्र बटे हुए थे उनमें भी जाति प्रथाएं चलने लगी थी। कुछ ऊंची व नीची जातियां इसके निकल कर आईं और इसमें हम देख सकते हैं कि जो इनके आंदोलन चले इन चीज़ों को सुधारने के लिए, इसकी कुरीतियों को सुधारने के लिए वह निम्न थे, जिनमें से नामधारी है, निरंकारी आंदोलन है, सहसभा। इस 3 ऐसे आंदोलन थे। इन आंदोलनों के द्वारा सिख धर्म में सुधार किए गए। फारसी सुधार आंदोलन, फारसी धर्म में जो भी कुरीतियाँ व्याप्त थी उनको सुधारने के लिए 1851 ईस्वी में रहनुमाई माज़ादा सभा का आयोजन किया गया। आगे हम देख सकते हैं
सामाजिक सुधार आंदोलन। सामाजिक सुधार आंदोलनों में क्या क्या बातें होती थी? यह एक धर्म विशेष पर ना होकर यह समाज के सुधार के लिए आ रहे थे। इसमें सती प्रथा को हम जैसे हिंदूवादी मान लें, और बाकी जो प्रथाएं हैं वह तो सभी धर्मों में व्याप्त थी। जैसे विधवा विवाह पर प्रतिबंध लगा हुआ था, अतः विधवा विवाह के लिए सामाजिक कार्य करना, इसके लिए लोगों को इकट्ठा करना और लोगों में इस प्रकार की भावनाएं पैदा करना कि वह विधवाओं के विवाह कराएं, तो यह सभी धर्मों में व्याप्त समस्या थी। बाल एवं बहु विवाह, यानी बाल विवाह करवा दिया जाता था और बहु विवाह जैसी प्रथाएं यहाँ पर मौजूद हुआ करती थी। और हम देख सकते हैं कि ठगी प्रथा का अंत कर दिया गया और महिला सुधारवादी आंदोलन चलाए गए, नरबली प्रथा का अंत कर दिया गया। इस प्रकार के जो आंदोलन थे, इन आंदोलनों के द्वारा समाज में सुधार की नीति अपनाई गई। इसी के साथ ही आज का व्याख्यान समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि यह छोटा सा प्रयास आपको समझ आया होगा और ऐसे ही आप लेक्चर्स को देखते रहिए और आगे बढ़ाइए इस प्रकार की मुहिम के लिए। और यदि प्रयास आता है, ये प्रयास सही लगता है, तो आप उस पर टिप्पणी कर सकते हैं और इसके अलावा लाइक व शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।